नमस्कार बाल मित्रों, मेरा नाम है सोनल शर्मा। मैं श्रीमती आर.एस. कालरिया प्राइमरी स्कूल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके पहले हमने स्वर और व्यंजन सीखे थे। आज हम मात्राओं का परिचय लेंगे। चलो तो फिर मेरे साथ में हम मात्राएं सीखते हैं। अनुस्वार सर्वप्रथम मात्रा, दूसरा चंद्रबिंदु, तीसरा विसर्ग। यहाँ पे अनुस्वार में देखो, यहाँ पे एक शिरोरेखा के ऊपर यहाँ पे छोटी सी बिंदी दी है जो वर्ण के ऊपर हमेशा लगती है। अब हम इनकी जानकारी लेते हैं। अंग, अनुस्वार को क्या कहते हैं? अंग की मात्रा भी कहते हैं। अंग की मात्रा हमेशा वर्ण के ऊपर लगती है। जिस तरह से यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में चिन्ह दिया है उस तरह से बच्चों के रूप में लगती है, इसी तरह से यहाँ लगाई जाती हैं। नंबर 2, अंग की मात्रा का उच्चारण करते समय इस मात्रा की ध्वनि नाक और मुंह से निकलती है, इसीलिए इसे अनुस्वार कहते हैं और तभी इसका प्रयोग किया जाता है। हमें अंग की मात्रा लगाकर इसका उच्चारण सीखना है। वर्ण के साथ में अंग की मात्रा लगाने पर वर्ण का उच्चारण किस तरह से बदलता है ये हमें देखना है। अ जमा बिंदी, तो यहाँ पे क्या बन गया? अंग। स जमा बिंदी, तो इसका उच्चारण बना संग। नंबर 3 में ख जमा बिंदी, तो इसका उच्चारण बना खंग। क जमा बिंदी, तो इसका उच्चारण बना कंग। यानी देखो बच्चों, यहाँ पे हमने वर्ण के ऊपर यहाँ पे बिंदी लगाई तो इसका उच्चारण बदल गया। अब हम अधिक शब्द पढ़ते हैं। बच्चों, इसके पहले अभी हमने वर्ण के साथ में जोड़कर यहाँ पे अनुस्वार लगाया था। अनुस्वार जोड़कर वर्ण का उच्चारण किस तरह से बदला ये हमने देखा है। अब वर्ण को जोड़कर अभी हमने यहाँ पे शब्द बनाया है और यह शब्द हम अभी पढ़ते हैं और इसका उच्चारण भी हम देखते हैं। नंबर 1 रंग, नंबर 2 झंडा, नंबर 3 डंडा, नंबर 4 ठंडा, नंबर 5 नंदन, नंबर 6 चंदन, नंबर 7 वंदन, नंबर 8 बंधन, नंबर 9 अंगूर, नंबर 10 लंगूर, नंबर 11 सुंदर, नंबर 12 बंदर, नंबर 13 जंगल, नंबर 14 दंगल, नंबर 15 पर मंगल, नंबर 16 पर कंकड़। देखो बच्चों, इन सभी में यहाँ पे अनुस्वार आया हुआ है और वर्ण के पहले ही इसमें आया हुआ है। जैसे हम शब्द तैयार करते हैं ना, तो पहले वर्ण पर ही यहाँ पे बिंदी दी गई है, इसीलिए इसे अनुस्वार कहा जाता है। जैसे हम रंग का उच्चारण करते हैं तब हमारे नाक और मुंह में से दोनों से आवाज़ निकलती है, इसीलिए इसे अनुस्वार कहा जाता है। अब दूसरी मात्रा यानी अब हमारी चंद्रबिंदु की मात्रा है। चंद्रबिंदु का चिन्ह यहाँ पे देखो कि शिरोरेखा के ऊपर आधा चंद्र और गोल है और यह मात्रा जब लगती है तब इसका उच्चारण के समय हमारा मुंह पूरी तरह से खुलता है। जैसे एक अगर शब्द अगर मैं बोलूँ कांच, कांच बोलते समय हमारा मुंह और नाक दोनों से आवाज़ निकलती है। चलो तो फिर अब हम चंद्रबिंदु की व्याख्या और उसके उदाहरण देखते हैं। चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु की मात्रा हमेशा शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है। नंबर 2, चंद्रबिंदु का उच्चारण करते समय हमारे मुंह और नाक से ध्वनि निकलती है, इसी कारण इसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे मैंने पहले कांच शब्द बोला था, उसी तरह से आंगन बोलो ना तो भी हमारे मुंह और नाक में से यहाँ पे ध्वनि निकलती है। यानी बोलते समय हमारे मुंह का आवाज़ पूरा यानी हमारा मुंह पूरी तरह से खुलता है और कंठ में से भी यहाँ से भी आवाज़ आती है और नाक में से भी साथ साथ में आवाज़ निकलने लगती है, इसी कारण इसे अनुनासिक भी
कहते हैं। इस बिंदी का चिन्ह इस तरह से यहाँ पे है। अभी हमने पहले भी जाना था, अब मैं फिर से भी आपको बता रही हूँ। अब इसका हम उच्चारण करेंगे। जब हम चंद्र बिंदु की मात्रा लगाते हैं तब हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि चंद्र बिंदु का प्रयोग यानी इस मात्रा का प्रयोग उच्चारण के आधार पर भी होता है। यानी जब हम उच्चारण करते हैं तब हमें पता चलता है कि वहाँ पे उस शब्द के ऊपर हमें चंद्र बिंदु की मात्रा रखनी है। नंबर 4 पर ई, ए, ओ, औ इन मात्राओं के साथ में चंद्र बिंदु का उपयोग नहीं किया जाता है। जब उच्चारण के आधार पर अगर चंद्र बिंदु का अगर हमें सुर सुनाई दे तो वहाँ पे अनुस्वार जो हमने सर्वप्रथम बिंदी देखी थी तो मात्रा के साथ में उसका प्रयोग किया जाता है। देखो अब मैं व्याख्या पढ़ रही हूँ। ई, ए, ओ, औ इन मात्राओं के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु इस मात्रा की ध्वनि यानी चंद्र बिंदु की ध्वनि सुनाई दे वहाँ इसके बदले अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अब हम चंद्र बिंदु के शब्द पढ़ेंगे। हम चंद्र बिंदु के शब्द पढ़ते हैं। पहला बूंद, नंबर 2 सूंड, नंबर 3 मुँह, नंबर 4 मूछ, नंबर 5 पूछ, नंबर 6 धुआं, नंबर 7 कुआं, नंबर 8 पाँव, नंबर 9 छाव, नंबर 10 कांच, नंबर 11 गाँव, नंबर 12 बांस, नंबर 13 आंवला, नंबर 14 सांवला, नंबर 15 अंगूठी और नंबर 16 पर है बांसुरी। देखो इन सभी शब्द पर चंद्र बिंदु लगाई है। कहीं पहले वर्ण पर है, कहीं लास्ट वाले वर्ण पर भी यहाँ पे लगाई है। पर जब हम इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं यानी उच्चारण करते हैं तब हमारे मुंह में से और नाक में से आवाज़ निकलती है और हमारा मुंह जो है वो पूरी तरह से खुल जाता है। इसी तरह से बच्चों आपको भी इस शब्द का रिवीजन करना है, पढ़कर यानी पठन करके बार बार दोहराना है, बार बार पढ़ना है। अब हम विसर्ग यानी अहम का चिन्ह या फिर उस मात्रा का परिचय अब हम लेंगे। देखो यहाँ पे अ के बाजू में मैंने यहाँ पे 2 बिंदी लगाई है, यानी इसे क्या कहते हैं अहम, यानी ये विसर्ग वाले चिन्ह हुए हैं। इसका उच्चारण करते समय यहाँ पे ये 2 बिंदी है तो इसका उच्चारण ह में जाता है अहम। अब यहाँ पे अहम इन्हें विसर्ग कहते हैं। जैसे मैंने आपको सर्वप्रथम बताया कि इसे विसर्ग कहते हैं। इस बिंदी का उपयोग यानी इस बिंदी हमेशा लिखते समय ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत भाषा में ही इसका उपयोग किया जाता है। अहम, जब यह बिंदी हिंदी भाषा के शब्द के साथ में प्रयोग किया जाता है या फिर हिंदी भाषा के शब्द के साथ में लिखी जाती है तब ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय अह बोला जाता है, यानी ये 2 बिंदी है, इसमें ह का सुर आता है और यह बिंदी वर्ण के आखिर में ही लगती है। जैसे शब्द बना है प्राय, तो प्राय के बाद में ही यहाँ पे य के बाद में ही 2 बिंदी लगेंगी। जैसे प्रातः, तो प्रात लिखते समय हम प्रात लिखेंगे पर 2 बिंदी फिर ह का ही उच्चारण किया जाता है। बच्चों अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। चलो विसर्ग के उदाहरण हम पढ़ते हैं। विसर्ग शब्द छ पढ़ते समय यहाँ पे बिंदी हो रहा है पर हम ह का उच्चारण एकदम धीमा ले रहे हैं, यानी ये चिन्ह दिया हुआ है इसलिए। नंबर 2 पर
प्रातः, प्रात बोलते समय प्रात बोलना है। जब हम उच्चारण करते हैं प्रात, यानी ह एकदम धीमा जा रहा है। अतः यहाँ पे एकदम धीमा, ये दो देखो ये शब्द दिख रहे। नंबर 4 पुनः, नंबर 5 स्वतः, नंबर 6 शयनेः, नंबर 7 नमः, नंबर 8 अंततः, नंबर 9 फलत, नंबर 10 क्रमश। इन सब में ह जो है एकदम धीमा आ रहा है। आज हम संयुक्ताक्षर का भी परिचय लेंगे। संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्ताक्षर किस तरह से बने हैं वो भी हमें देखना है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं वो भी हमें देखना है। संयुक्ताक्षर दो व्यंजन मिलकर एक नए रूप में आ जाते हैं, उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे क्ष क्षत्रिय का, त्र त्रिशूल का, ज्ञ ज्ञानी का, श्र श्रमिक का। ये जो वर्ण जो है, यह वर्ण दूसरे दो वर्ण मिलकर यह नए रूप में ये वर्ण आए हुए, यानी ये अलग से बने हुए हैं। यानी पहला वाला वर्ण फिर दूसरा वाला वर्ण, इन दोनों को जोड़कर यहाँ पे ये तीसरा वर्ण बना हुआ है। अब देखते हैं ये वर्ण कौन कौन से हमने लिए हैं, तो इनका उच्चारण करते समय वो वर्ण का भी उच्चारण होता है। जैसे क, देखो क मैंने आधा लिया है। क्ष क्षत्रिय का बोलते समय हमें क्ष और क दोनों का उच्चारण होता है, यानी क मैंने आधा लिया है। यहाँ पे क के नीचे मैंने हलंत का चिन्ह दिया है, यानी क को पूर्ण करने के लिए अ की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे श के साथ में अगर हमें क जोड़ना है तो क हमें आधा ही लेना है। आधा अक्षर जो है वो खड़ी पाई वाले अक्षर, खड़ी पाई वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें इस तरह से दर्शाया जाता है। क के नीचे मैंने हलंत लगाया है प्लस श षटकोण का, तो दोनों वर्णों को मिलाकर यहाँ पे क्ष क्षत्रिय का नया वर्ण हमें मिल गया है, यानी यहाँ पे देखो यह वर्ण बन गया। फिर नंबर 2 त्र बोलते समय त और र दोनों का उच्चारण होता है। तो यहाँ पे त मैंने लिया है, त के नीचे मैंने हलंत का भी चिन्ह लगाया है, फिर प्लस र यानी जमा र, उसके साथ में मैंने र वर्ण भी लगाए, यानी यह वर्ण कौन सा बना, त्र। नंबर 3 पर देखते ज जमा ज्ञ, तो यहाँ पे ज्ञ मिला हमें ज्ञानी का। उसी तरह से श प्लस र, श्र बोलते समय यहाँ पे देखो र का उच्चारण होता है। श शलगम का, उसको आधा ही हम उसका उच्चारण आधा ही करते, तो उसको आधा दर्शाने के लिए यहाँ पे मैंने हलंत का चिन्ह लिया है र, यानी वर्ण कौन सा तीसरा हमें मिल गया है, श्र। इस तरह से यह संयुक्ताक्षर हमें मिले हुए हैं। चलो फिर अब इनके हम शब्द पढ़ते हैं। क्ष त्र ज्ञ श्र। अब हम इनके शब्द पढ़ते। क्ष से कक्षा, रक्षा, पक्षी, क्षत्रिय। त्र से पत्र, पुत्र, मित्र, त्रिशूल। ज्ञानी। ज्ञ से यज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, ज्ञानी। श्र से श्री, श्रम, आश्रम, श्रमिक। ये हुए संयुक्ताक्षर। दो अलग अलग वर्ण मिलकर ये नए अक्षर, नए वर्ण बने हैं और नए वर्ण के साथ में ये नए शब्द बने हुए। आपके पाठ में भी दिए हुए, आपको भी इसका पठन करना है। बार बार पठन करोगे तो इन शब्द का उच्चारण आपको भी आ जाएगा और आपको इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस करना है। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं वो हमें अभी देखना है। दो भिन्न भिन्न व्यंजन जुड़कर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इनमें से पहला व्यंजन स्वर रहित यानी स्वर के बिना वाला होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। जब इन शब्द का उच्चारण करते हैं तो बीच वाला जो जोड़ाक्षर बनता है तो
तो उसका उच्चारण एकदम धीमा होता है, पर जो आखिर वाला वर्ण जुड़ता है ना, तब उसका उच्चारण पूरी तरह से होता है। जैसे देखो क, यहाँ पे मैंने आधा क लिया है, फ, तो यहाँ पे भी मैंने आधा फ लिया है। अब क को आधा करके यहाँ पे मैंने एक नया शब्द बनाया है। यहाँ पे जैसे मक्खी, मक्खन, क और ख, क जो है वह भी बोला जाता है और ख भी बोला जाता है, पर क कैसा होता है, थोड़ा सा धीमा होता है। मक्खन, मक्खी, इस तरह से। अब फ के भी हम देख लेते हैं। दफ्तर, हफ्ता, दफ्तर के अंदर फ का उच्चारण थोड़ा धीमा होता है, पर त का ज़्यादा होता है। उसी तरह से हफ्ता, उसमें भी त का ज़्यादा हो रहा है और फ का कम हो रहा है। यानी यहाँ पे क्या बोला है कि पहला वाला व्यंजन स्वर रहित यानी स्वर के बिना वाला होता है, पर उसके साथ में दूसरा वर्ण जब हम जोड़ते हैं वो स्वर के साथ में मिलकर होता है। संयुक्त व्यंजन के अंदर अभी हमने सीधी खड़ी पाई वाले शब्द देखे थे। अब यहाँ पे क्या बोला है नंबर 2 में, अंत में बीच में खड़ी पाई, यानी यहाँ पे देखो च है, च के अंत में यहाँ पे खड़ी पाई है, बराबर है। ये खड़ी पाई यहाँ पे अगर इसको हटा दिए जाए और इसके साथ में दूसरा वर्ण जोड़ा जाए तो यहाँ भी जोड़ाक्षर बनते हैं। जैसे च के साथ में मैंने छ जोड़ा है तो छज, क्या बना, छज। और छज को लेकर यहाँ पे मैंने 2 नए शब्द बनाया है। मच्छर, अच्छा, क्या बना शब्द, मच्छर, अच्छा। यानी यहाँ पे देखो च और छ दोनों का उच्चारण हो रहा है। उसी तरह से प को मैंने यहाँ पे आधा लिया है, प के साथ में मैंने य जोड़ा है, यानी यह क्या बना, प्य। अब प्य के भी मैंने 2 शब्द बनाए, प्यास, प्याज, प्यास, प्याज। यहाँ पे इसको य के साथ में जोड़ा हुआ है, यानी प का भी उच्चारण हो रहा है और य का भी हो रहा है। उसी तरह से त तलवार का, यहाँ पे त मैंने आधा दर्शाने के लिए, यहाँ पे जब भी हम वर्ण को आधा दर्शाने के लिए हमें लेते हैं तब यहाँ पे हलंत का चिन्ह लगाना ज़रूरी होता है। त आधा, फिर त के साथ में मैंने यह जोड़ा, यानी यह क्या शब्द बना, क्या शब्द बना यहाँ पे, त्य। क्या बना, त्य। तो त्य से क्या बना, त्याग, सत्य। त से क्या बना, त्याग, सत्य। उसी तरह से ध को य के साथ में जोड़ा, ध्यय, क्या बना, ध्य। ध्य से यहाँ पे 2 शब्द बने, ध्यान, मध्य, ध्यान, मध्य। उसी तरह से यहाँ पे देखो क्या बोला है कि यहाँ पे अंत में, इसके पहले जो हमने लिया था उसमें बीच में खड़ी पाई आई थी, यानी क में बीच में आती है। उसी तरह से अब यहाँ पे नंबर 3 में बोला है बिना खड़ी पाई वाले शब्द, यानी जहाँ पे खड़ी पाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्ण आ रहे हैं, जैसे द, ट, ढ। अब यहाँ पे द देख लेते हैं। द मैंने आधा लिया है, द के साथ में यह जोड़ा है, यानी क्या बना, द्य, द्य। तो द्य से यहाँ पे मैंने शब्द बनाया विद्यालय, वैदूत, विद्यालय, वैदूत। द को हमेशा यहाँ पे आधा दर्शाने के लिए यहाँ पे देखो हलंत का चिन्ह लगाना ज़रूरी है, यानी यहाँ पे यह जो है इसके साथ में हमें उच्चारण में आता है। ट, ट के साथ में मैंने ठ लिया है, यानी ठट। तो यहाँ पे मैंने शब्द बनाया चिट्ठी, गठर। चिट्ठी लिखते समय ट के नीचे भी मैंने हलंत का चिन्ह लगाया और यहाँ पे गट्ठर के शब्द में भी मैंने ट के नीचे हलंत लगाया हुआ है, यानी हमें वो आधा अक्षर है यह समझ में आता है, यानी जोड़ा अक्षर है। उसी तरह से फिर नंबर 3 में ड, ड के साथ में मैंने ढ जोड़ा है, यानी ढड। तो यहाँ पे शब्द बना, मैंने शब्द बनाया है बूढ़ा, यानी ड जो है वो भी आ रहा है, ढ भी आ रहा है। उसी तरह से गड्ढा, यहाँ पे देखो यहाँ पे ड और यहाँ पे ड, दोनों में ड है, पर यह ड अपूर्ण है, यानी हमने जोड़ाक्षर के तौर पर लिया है। तो जोड़ाक्षर जोड़ने के लिए यहाँ पे
हलन इन वर्णों के नीचे लगाया जाता है, जिस तरह से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अक्षर के शब्द हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए हुए जो हम पढ़ते हैं। मक्का, ढक्कन, सुग्गा, चुग्गा, बच्चा, कच्चा, लज्जा, सज्जन, मिट्टी, पट्टी, हड्डी, गुड्डी, पत्ता, कुत्ता, भद्दा, गंदा, गन्ना, पन्ना, चम्मच, अम्मा, बिल्ली, इल्ली, गुस्सा, रस्सी। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में भी यह जोड़ाक्षर दिए हैं और यह आपको इसका पठन करना है। संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन सीखे थे, उसी तरह से आज हमें र के रूप सीखना है। र के 4 रूप है, जानते हैं हमें कौन कौन से है। यह र, फिर जब शब्द के ऊपर यानी वर्ण के ऊपर यह र का रूप लगता है तब उसे रेफ कहते हैं और ये शिरोरेखा के ऊपर होता है। बाद में र का उच्चारण करते समय जैसे प है, ट है, द है, इसमें भी र का चिन्ह लगता है तब उसे एक पेदन र का उच्चारण कहते हैं। और ट और ड में भी 2 पेदन की मात्रा लगती है। और यहाँ र के रूप किस तरह से लगते हैं वो हमें यहाँ पे इस शब्द में हमें जानना है। अब यहाँ पे पहला वाला देखो र, यहाँ पे र में कौन सा भी चिन्ह नहीं है, सिर्फ र वर्ण लिखा हुआ है। जैसे र से रथ, र से रस्सी, र से रबड़, र से भारत, ये हुए शब्द। उसी तरह से यहाँ पे र का उच्चारण नहीं होता है, पर र का यहाँ पे चिन्ह लगता है और चिन्ह लगने के साथ साथ में इसका उच्चारण किया जाता है। लिखावट में र आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा, पर हमारे उच्चारण में आपको र सुनाई देता है। जैसे कर्म, कर्म बोलते समय र का उच्चारण होता है और यहाँ पे म के अंदर मैंने यहाँ पे रेफ लगाई हुई है। देखो यहाँ पे शिरोरेखा में आपको दिखाई दे रही है। उसी तरह से धर्म, धर्म बोलते समय भी यहाँ पे रेफ जो है वो हो, यहाँ पे आपको म के ऊपर दिखाई देती है। खर्च, खर्च में भी यहाँ पे र का साउंड सुनाई देता है। वर्षा, इसी तरह से कर्म, धर्म, खर्च, वर्षा, इन सभी में र का उच्चारण हो रहा है। और यहाँ पे कहीं पे भी र नहीं जोड़ा है, र के बदले यहाँ पे इसका चिन्ह जोड़ा है जिसे रेफ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रेफ कहते हैं। अब उसी प्रकार इसका यहाँ पे तीसरा प्रकार है एक पेदन वाला र की मात्रा का चिन्ह। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले वर्ण के साथ में यहाँ पे जुड़ा हुआ है, पहले या फिर दूसरे या फिर तीसरे के साथ में, पर यहाँ पे एक पेदन र की मात्रा जुड़ा हुआ है। उदाहरण देखते हैं, क्रम, क्रम बोलते समय यहाँ पे र का उच्चारण हो रहा है, पर कहीं पे भी मैंने र लिखा है क्या? नहीं। क बोलते समय ही र का उच्चारण यहाँ पे आपको दिखाई देता है। क्रम, प्राण, समुद्र, भ्रमण, प्राण बोलते समय भी र का उच्चारण हो रहा है। समुद्र बोलते समय भी द के साथ में और म के बीच में र का उच्चारण होता है। भ्रमण बोलते समय भी भ्र के साथ में बोलते ही हमें र का उच्चारण दिखता है, पर यहाँ पे कहीं पे भी र लगाया नहीं जाता है, पर र का चिन्ह लगाया जाता है। इसे कहते हैं र की एक पेदन वाली मात्रा। उसी तरह से यहाँ पे 2 पेदन वाली भी मात्रा जोड़ी गई है। जैसे ट्रक, ड्रम, ड्रामा, ड्राइवर। अब ट्रक में देखो यहाँ पे ये बिना खड़ी पाई वाले यहाँ पे शब्द है। यहाँ पे ट के नीचे र को यहाँ पे मैंने कहीं पे भी र नहीं लिखा है, पर र का चिन्ह यहाँ पे जोड़ा हुआ है, यानी उच्चारण के अंदर र आ रहा है सिर्फ चिन्ह लगाने से ही। ट्रक, ड्रम, ड्रामा, ड्राइवर, इस तरह से आपकी किताब में यह शब्द दिए हुए हैं, वो हम अभी पाठ्य पुस्तक में से पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक में से अभी हम शब्द पढ़ते हैं। र से नगर, र से पिचकारी, रेप से देख लेते नर्तक, सर्प। अब पेदन, एक पेदन वाली मात्रा के शब्द ग्रह, प्रेम। उसी तरह से
यहाँ पे 2 पेदन वाली मात्रा के शब्द ट्रक, ड्रम। बच्चों अभी मैं एक कविता पढ़ रही हूँ, पर वह कविता दूसरे पाठ्य पुस्तक में से है, वह मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। ये कविता सिर्फ मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ रही हूँ कि हमें प्रोनाउंसिएशन यानी हम उच्चारण शब्द से कैसे करते। वर्षा आई, हमारी कविता का नाम है वर्षा आई। वर्षा आई कारे फूरे बादल लाई, टरटर टरटर मेंढक टर्राए, घर 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 बादल घिराए। बादल देख मोर हर्षाए, बादल देख मोर हर्षाए, प्रेम पूर्वक पंख फैलाए, प्रेम पूर्वक पंख फैलाए। मेंढक बोले ओ मोर मामा, मेंढक बोले ओ मोर मामा, बंद करो अब यह ड्रामा, बंद करो अब यह ड्रामा। क्यों हर्षाते हो यह जाना, क्यों हर्षाते हो यह जाना, हमसे अब कैसा शर्माना, अब हमसे यह कैसा शर्माना। अब इन सभी कविता के अंदर रेफ वाले शब्द आए हुए हैं।